Good morning, students. This is Sai sir with your economics classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Students, last time we have discussed on the topic determination of market equilibrium under perfect competition. Or with the diagram, I can explain it. I can explain it with a full diagram. So some parts, 2 or 3 points are left last day. So today we have discussed on that 3 topics. The topic is the 3 basic assumption of market equilibrium under perfect competition. तो बेटा इसके मतलब है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है उसके अंदर 3 अजम्पशंस होती हैं. तो फर्स्ट है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई आर पॉसिबली रिलेटेड और डेट सप्लाई करो ऑफ कमोडिटी स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी कीमत और सप्लाई का धनात्मक संबंध होना चाहिए. यानी इफ प्राइस इज इंक्रीज यानी कीमत अगर बढ़ती है तो उस वस्तु की सप्लाई भी बढ़नी चाहिए. यानी इसलिए वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है, यानी वो नीचे से ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है. दूसरी एजम्पशन है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर नेगेटिवली रिलेटेड. यू नो वी हैव ऑलरेडी रीड इट इन द चैप्टर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. द प्राइस एंड डिमांड बोथ हैव द नेगेटिव रिलेशनशिप. दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है. द प्राइस कम होता है तो डिमांड जो है बढ़ती है और अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है. थर्ड अजम्पशन है इसकी फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेट फ्रीली विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन. यानी इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए. दोनों के अंदर ये फ्री डिटरमिनेंट होना चाहिए. अब ये तो उस जो वाला कल वाला टॉपिक था उससे संबंधित था हमारा. अब हमारा जो आज का टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो होगा हमारा चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम. यानी अगर मार्केट में संतुलन है तो अगर डिमांड में शिफ्ट होती है, डिमांड करो अप होती है, डाउन होती है, इसी तरह सप्लाई अप होती है, डाउन होती है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा संतुलित बिंदु पर. तो इसलिए शिफ्ट इन डिमांड रेफर टू इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड. यानी अगर मांग वक्र आपका शिफ्ट होता है तो इसका मतलब है कि मांग में कमी या वृद्धि. इट ऑकर्स ओइंग टू चेंज इन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. ये कब होता है? जब मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों में कोई परिवर्तन आता है. यानी उसकी अपनी कीमत तो कांस्टेंट है, यानी स्थिर है. किसी दूसरे रीजन से अगर डिमांड कम या ज़्यादा होती है तो उसको हम कहेंगे शिफ्ट इन डिमांड करो. अगर उसकी अपनी कीमत के कारण मांग वक्र जो है परिवर्तन होता तो मोमेंट ऑफ यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन बोलते हैं हम उसको, यानी विस्तार या संकुचन बोलते. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ वो उसकी अपनी कीमत तो कांस्टेंट है, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो डिटर्मिनेंट है उसके वो उसको प्रभावित करते हैं. तो वो क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ. तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका मैं एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से. मान लीजिए यू नो डिमांड अगर ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ये हमारा D1 है, और सप्लाई करो हमारा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है क्योंकि इसका कीमत के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए ऊपर. अब यहाँ पर इंटरेक्ट टू ईच अदर, बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इंटरेक्ट टू ईच अदर, दैट इज़ द पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है. अच्छा, इसका नाम ज़रूर रखना. ये OX होता है हमारा और ये OY होता है. OX पर हम क्वांटिटी लेते हैं, यानी एक तरह से मात्रा बोल सकते हैं हम, और यहाँ पर हम लेते हैं प्राइस OY पर. ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से वक्र बन गया है. अब क्या होगा इसमें, वो कह रहा है कि पहले हम मान लीजिए डिमांड को शिफ्ट करते हैं. मान लीजिए उसकी प्राइस तो कांस्टेंट है, OP प्राइस इसकी OP है और OX इसकी OX इसकी जो है अब कह रहा है कि इस संतुलित बिंदु पर OP कीमत पर OX वस्तु की डिमांड हो रही है और इतनी ही उसकी सप्लाई हो रही है. मान लीजिए किसी रीजन इसका प्राइस तो सेम है, इसका क्या होगा, डिमांड करो डिमांड बढ़ जाती है. जब डिमांड बढ़ती है तो अपवर्ड होती है. अपवर्ड मतलब फ्रॉम D1 टू फ्रॉम D2, तो ये अपवर्ड हो गया हमारा. अब क्या हुआ कि इस जो है हमारा नया सप्लाई करो यहाँ टच हो रहा है, तो हमारा ये
ये जो है कीमत को इंक्रीज़ कर देगा। P से P1 प्राइस हो जाएगा हमारा। और इस पर अब जैसे कि कीमत बढ़ती है तो फिर डिमांड भी बढ़ती है ना। देखो वो प्राइस हमारा सेम है यहाँ से, अगर उस प्राइस की बात करें तो डिमांड को यहाँ काट रहा है बढ़ने से, ठीक है। तो इस तरह से बट डिमांड इज़ इंक्रीज है फ्रॉम D to D1, दैट इज़ द पॉइंट। यू नो द लॉ ऑफ सप्लाई, इफ प्राइस इज इंक्रीज दैन सप्लाई इज़ ऑल्सो इंक्रीज। तो ये यहाँ से यहाँ जो है सप्लाई भी हमारी थोड़ी इंक्रीज़ हो गई डिमांड बढ़ने की, तो ये इफ़ेक्ट हो गया इसका। इसी तरह अगर हमारा दूसरा वक्र हम कह सकते हैं, ये अगर डिक्रीज़ का हम करेंगे तो OX OY यही हमारा डिमांड करो होगा पहले, ये हमारा सप्लाई करो होगा। तो वो कह रहा है कि डिमांड अप और डाउन होने में प्राइस पर क्या प्रभाव। अगर डिमांड बढ़ती है ऊपर की तरफ होती है तो प्राइस इंक्रीज़ होगा। अगर मान लीजिए डिमांड ये है, अब डिमांड कम होती है, प्राइस कांस्टेंट है, तो डिमांड हमारी नीचे की तरफ आएगी इधर D1। तो यहाँ पर D1 अब ऐसे यहाँ संतुलित स्थापित हो रहा, पहले हमारा यहाँ हो रहा था, अब यहाँ हो रहा है। तो ये देखिए डिमांड कम होने पर प्राइस कम हो जाएगा। P ये P थी पहला P1 हो गई, और इस पर हमारी सप्लाई भी जो है वो कम हो जाएगी। पहले हमारी इतनी थी सप्लाई, अब वो यहाँ से कटकर यहाँ हो गई, OX से OX1 हो गई। तो ये हमारा इफ़ेक्ट होता है। अब बेटा ये आपकी बुक में जो है ना, इसका ऑब्जर्वेशन है दोनों का, इसका भी और इसका भी। वो 5-6 पॉइंट है, उनको देख लेना है। अब मैं बोल दूँ, लेकिन वो आप एक बार देखेंगे तो आपकी नज़रों के सामने रहेंगे, आप उनका नोट्स भी बना सकते हैं, उसको आप देख लीजिए। तो इस तरह से हमारा जो है डिमांड करो शिफ्ट होता है। किस तरह से होता है, इसका क्या ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको अभी इसका नोट सेंड कर देता हूँ, वो आप उसमें से नोट राइट डाउन कर लेना और इसका ऑब्जर्वेशन पढ़ लेना, ठीक है बेटा। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो शिफ्ट इन सप्लाई करो होगा, चेन इफेक्ट ऑफ सप्लाई। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं इसी में आपको बता देता हूँ क्या होगा। जैसे ये था हमारा, ये तो डिमांड करा था। अब अगर हमारा सप्लाई करो का ऐसे हो तो हम बना सकते हैं आसानी से। अगर हमें एक समझ में आ गया तो दूसरा बड़ा आसानी से हो जाएगा। ये हमारा डिमांड करो है, ये हमारा सप्लाई करो है। एस प्रारंभिक को हम सिंपल बोलेंगे, ये हमारा पहले है। अब मान लीजिए ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, ये हमारा प्राइस था OP, और इस प्राइस पर हम इतनी वस्तु की सप्लाई और डिमांड थी हमारी दोनों की, तो ये हमारा ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब क्या हुआ कि डिमांड तो सेम है, अब प्राइस सेम है, लेकिन सप्लाई बढ़ गई किसी दूसरे कारण, यानी फैक्ट्री नई फैक्ट्री आ गई, तो सप्लाई बढ़ेगी तो वो दाईं तरफ सरकेगी। सप्लाई बढ़ने का मतलब है S1 हो गया, ये S से S1 हो गया। तो अब डिमांड को कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर। तो प्राइस यानी डिमांड सेम है और प्राइस सप्लाई बढ़ेगी, तो सप्लाई एक्सिस हो गई ना डिमांड से, तो कुछ माल बिकेगा नहीं तो उसको कम कीमत करेंगे। तो नया पॉइंट हमारा ये E1 हो जाएगा। ये सप्लाई बढ़ने के कारण डिमांड वक्र को यहाँ पर काट रहा है। अब क्या हुआ, सप्लाई बढ़ने से कारण प्राइस कम हो गया, और प्राइस कम होने के कारण डिमांड बढ़ गई। पहले इतनी हो रही थी, अब यहाँ डिमांड बढ़ गई, तो ये इफेक्ट हो गया। दूसरा हम इसका कम का बना सकते हैं, ये हमारा दूसरा वक्र बन जाएगा सप्लाई करो का। अब मैं सब चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ये क्वांटिटी प्राइस यहाँ लिख दिया, अब सेम ही बनेगा। ये देखिए, ये हमारा सप्लाई करो हो गया, ये हमारा डिमांड करो हो गया, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, और ये हमारा प्राइस पर इतनी वस्तुओं की हम सप्लाई और डिमांड हो रही। अब क्या हुआ कि सप्लाई फर्म मार्केट से फर्म छोड़कर चली गई, तो जब फर्म चली जाएंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई जब कम होती है तो ये ऊपर की तरफ अपवर्ड होती है, SS1 हो गई, तो डिमांड करोगा यहाँ टच कर रही है, ऑब्वियसली प्राइस P से P1 हो जाएगा। तो ये इफेक्ट पड़ेगा। इसका ऑब्जर्वेशन मैं आपको नोट सेंड कर रहा हूँ, उसमें से आप इसको देख लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।